उस रात का सन्नाटा आज भी इतिहास की दीवारों से टकराकर गूंज उठता है। एक ऐसी रात जिसने समय की धड़कन रोक दी थी। अफगानिस्तान की ठिठुरती हवाओं में बर्फ की बारीक कणों के साथ एक ऐसी बेचैनी घुली थी जो किसी तूफान के आने से पहले की तरह छाती पर बैठ जाती है। बगराम एयरबेस वही धरती जहां सदियों से साम्राज्य उभरे और मिटे, जहां महान शक्तियां आईं और अपमान का स्वाद छक कर लौट गईं। उसी वीरान भयावह इतिहास से सराबोर रनवे पर उस रात अचानक एक अनजानी चमक दिखी, धीरे धीरे उभरती, हवा को चीरती, अंधेरे को काटती, और फिर तिरंगे की झलक बहुत देर तक किसी ने सांस नहीं ली। दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों के उपग्रह सिस्टम ने उस दृश्य को कैद किया और वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग, मॉस्को से लेकर लंदन तक कमरे जम गए। स्क्रीन फ्रीज हो गई और जनरल, विश्लेषक, कमांडर सबकी आंखों में एक ही सवाल तैरने लगा। क्या भारत बगराम पर उतर गया? आसमान में घने बादल, स्टील्थ मोड में उड़ते भारतीय फाइटर जेट्स का बेआवाज प्रश्वास प्रवेश, और अचानक बगराम के टावर पर उठता भारतीय ध्वज। यह दृश्य किसी उपन्यास का हिस्सा लगता, मगर वो हकीकत थी। इस मिशन का नाम था, जितना रहस्यमयी उतना ही गर्वपूर्ण, ऑपरेशन शून्य ध्वनि। इसका हर कदम अंधेरे की चादर में ढंका हुआ था। यहां तक कि भारत के भीतर भी कुछ ही लोगों को पता था कि कुछ ऐसा होने वाला है जो भूसामरिक इतिहास का सबसे चौंकाने वाला पन्ना बनेगा। अमेरिका ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके निकलने के वर्षों बाद कोई देश इतनी चुप्पी, इतनी शांति और इतनी सटीक रणनीति से बगराम पर कदम रखेगा, और वह भी भारत। पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर खलबली थी। चीनी इंटेलिजेंस सिस्टम में चेतावनी अलार्म गूंजने लगे और तालिबान के नेताओं के चेहरों पर तनाव की परत जम गई। बगराम के धूल भरे रनवे पर सबसे पहले छुआ एक मिराज 2000 ने, वही विमान जिसने बालाकोट को खामोश कर इतिहास बदला था। उसके बाद भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर उतरे। उनके अंदर क्या था? कमांडो, उपकरण, रणनीतिक सिस्टम। दुनिया अनुमान लगा रही थी, पर कोई निश्चित नहीं था। उपग्रहों ने सिर्फ इतना देखा कि विमान से निकले सैनिकों ने बेहद सटीक तरीके से क्षेत्र को घेरा। ड्रोन स्काउट्स आसमान में घूमने लगे और कुछ ऐसी मशीनें तैनात की गईं जिन्हें देखकर अमेरिकी विश्लेषकों तक की आंखें चौंधियाने लगीं। भारत इस स्तर की गुप्त टेक्नोलॉजी किस चरण में हासिल कर चुका है? इस सवाल ने पेंटागन की नींद उड़ाई, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह था कि भारत वहां क्यों आया था। अफगानिस्तान में किसका इंतजार था? क्या यह सिर्फ शक्ति प्रदर्शन था, भारत की कोई गुप्त डील, या किसी छिपी रणनीति का पहला कदम? उसी रात काबुल में एक विस्फोट ने पूरे शहर को हिला दिया और उसी क्षण बगराम पर उतरे एक भारतीय कमांडर ने रेडियो पर सिर्फ 5 शब्द कहे, प्रोटोकॉल सूर्य सक्रिय करें, लक्ष्य प्राप्त। यह वाक्य दुनिया भर के सामरिक विशेषज्ञों के लिए पहेली बन गया। किसी ने कहा, भारत वहां किसी उच्च मूल्य वाले आतंकवादी को निकालने आया है। किसी ने कहा, अफगानिस्तान की धमनियों में घुस चुकी काली ताकतों के खिलाफ भारत ने अपना गुप्त अभियान शुरू कर दिया है। फिर अचानक वॉशिंगटन से एक कॉल दिल्ली पहुंचा। अमेरिकी राष्ट्रपति खफा थे, लेकिन दिल्ली ने सिर्फ इतना कहा, मिशन क्षेत्रीय स्थिरता का हिस्सा है, सहयोग सराहनीय है, पर अनुमति आवश्यक नहीं। यह पहला अवसर था जब भारत ने महाशक्ति को उसकी ही भाषा में जवाब दिया था। उधर बीजिंग में युद्ध कक्ष की हालत अजीब थी। चीन को लगा भारत सीपैक और शिनजियांग की ओर कोई संकेत दे रहा है। PLA इंटेलिजेंस समूहों ने रिपोर्ट दी, भारत सिर्फ सैन्य कदम नहीं उठा रहा, वह एक भू-वैचारिक पहचान गढ़ रहा है। पाकिस्तान में रात भर सीमा पर अलर्ट लगा रहा, इस डर से कि बगराम भारत के एक विशाल रणनीतिक मोड़ की शुरुआत है। रूस ने चुप रहना बेहतर समझा। उसे पता था कि यह इतिहास का पल है। जो हुआ है वह सिर्फ दिखने जितना नहीं है, इसके पीछे एक गहरा, धीमा और बेहद योजनाबद्ध विचार है। दुनिया सोचती रही, क्या भारत नई ग्रेट गेम में प्रवेश कर चुका है? क्या यह अफगानिस्तान में स्थिरता का नया अध्याय है, या दक्षिण एशिया का शक्ति संतुलन बदलने की शुरुआत? इस बीच बगराम के भीतर कुछ ऐसा हुआ जो किसी कैमरे ने नहीं देखा। कुछ दस्तावेज और चेहरे ऐसे बाहर आए जो कभी अस्तित्व में नहीं माने गए थे। भारतीय कमांडो ने एक गुप्त कमरे को सील किया। वहां से कुछ धातु के केस निकाले गए। किसमें क्या था? ड्रग फंडिंग के रिकॉर्ड, आतंक नेटवर्क की ब्लूप्रिंट, या कुछ ऐसी तकनीकी चीज जो पूरी दुनिया को हिला सकती थी। किसी को नहीं पता। कुछ कहते हैं वह पुराने CIA ब्लैक फाइल्स थीं,
कुछ कहते हैं कि भारत ने उन रहस्यों को हासिल कर लिया जो दशकों तक अफगानिस्तान को युद्ध का केंद्र बनाए रखने में उपयोग हुए। जब सुबह हुई, सूरज की पहली किरण हिमालय से पहले बगराम के टॉवर पर लगे तिरंगे पर पड़ी। तालिबान के प्रवक्ता ने बयान दिया कि अफगानिस्तान की संप्रभुता का सम्मान किया जाएगा और भारत मित्र राष्ट्र है। यह सुनकर बीजिंग और इस्लामाबाद दोनों को अजीब खामोशी ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। दुनिया स्तब्ध थी। कैसे एक राष्ट्र बिना धमाके, बिना बम, बिना शोर, सिर्फ रणनीति और इच्छा शक्ति के बल पर अंतरराष्ट्रीय शक्ति समीकरण बदल सकता है। भारत वापस लौटते विमानों को जब अंतरिक्ष से देखा गया, तब भी उनकी बनावट और सिग्नेचर स्पष्ट नहीं थे। ऐसा लगा मानो आसमान में छाया उड़ रही हो। ऑपरेशन पूरा हुआ, लेकिन उसका प्रभाव खत्म नहीं हुआ। वह तिरंगा जो कुछ घंटों के लिए बगराम की हवा में लहरा गया था, सिर्फ कपड़ा नहीं था, वह संदेश था, घोषणा थी, चेतना थी। भारत अब सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक सिद्धांत है। यह दुनिया को वही एहसास दिला गया जो सदियों पहले भारत की सभ्यता ने दिया था कि शक्ति हमेशा शोर में नहीं, कभी कभी मौन में छिपी होती है। और वह रात, वह हमेशा इतिहास की गहराइयों में धड़कती रहेगी, क्योंकि उस रात भारत ने यह साबित कर दिया कि वह शून्य से भी शोर पैदा कर सकता है और मौन से भी तूफान। भारत अब सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक विचार है, एक चेतना है। जब उस रात भारतीय वायुसेना के जेट्स ने बगराम की धरती पर कदम रखा, तो सिर्फ अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया की आंखें चौंधिया गईं। वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक हलचल मच गई। हर उपग्रह, हर रडार, हर जासूसी एजेंसी उस एक सवाल से जूझ रही थी, आखिर भारत ने ऐसा कैसे कर दिखाया। वो रात सिर्फ एक ऑपरेशन की नहीं थी, वह एक युग परिवर्तन की रात थी। बगराम, जो कभी अमेरिकी साम्राज्य की सबसे बड़ी शक्ति का प्रतीक था, अब भारतीय पराक्रम का गढ़ बन चुका था। उस रात जब भारतीय सैनिकों ने वहां तिरंगा फहराया, तो अमेरिका के अहंकार की नींव हिल गई। उस जीत के पीछे ना कोई अहंकार था, ना कोई लालच, बस एक भाव, राष्ट्र गौरव। पेंटागन के अंदर मीटिंग्स का दौर शुरू हो चुका था। बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर भारत की रणनीति को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन असफल हो रहे थे, क्योंकि भारत ने यह जंग तकनीक से नहीं, आत्मा की शक्ति से जीती थी। वो शक्ति जो किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन इतिहास के हर मोड़ पर भारत को विजय बनाती रही है। उस रात बगराम सिर्फ एक सैन्य अड्डा नहीं था, वो भारत की रणनीतिक सोच का केंद्र बन चुका था। चीन बेचैन था, पाकिस्तान बौखलाया हुआ था और अमेरिका खुद से सवाल पूछ रहा था कि आखिर यह नया भारत कौन सी भाषा बोल रहा है। भारत की असफलता किसी गोली, किसी मिसाइल की नहीं थी, बल्कि यह उस विचार की जीत थी जो कहता है शक्ति का अर्थ विनाश नहीं, संरक्षण है। लेकिन इस जीत के साथ ही शुरू हुआ एक नया दौर, साजिशों का दौर, धोखे का दौर और मानसिक युद्ध का दौर, क्योंकि जितनी ऊंची जीत होती है, उसे गिराने की साजिशें उतनी गहरी होती हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री के कार्यालय में उस वक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आपात बैठक चल रही थी। दीवारों पर लगे नक्शे पर लाल बिंदु टिमटिमा रहे थे, जो बगराम के चारों ओर अदृश्य गतिविधियों का संकेत दे रहे थे। प्रधानमंत्री के चेहरे पर अडिग दृढ़ता थी, लेकिन आंखों में चिंता की एक हल्की रेखा झलक रही थी। रॉ प्रमुख ने धीरे से कहा, सर, यह सिर्फ अमेरिका नहीं है, कुछ और भी है जो इस खेल में शामिल है। प्रधानमंत्री ने नजरें उठाकर कहा, मुझे शक नहीं, नाम चाहिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ क्षण बाद जवाब आया, इजराइल से चोरी हुआ एक सॉफ्टवेयर अब तुर्की के हाथों में है और उसका इस्तेमाल भारत की सिस्टम पर हमला करने के लिए किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के चेहरे पर अब चिंता नहीं, बल्कि संकल्प था। उन्होंने कहा, तो अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ बचाव नहीं, जवाब दें। और उसी वक्त शुरू हुआ इतिहास का सबसे गुप्त मिशन, ऑपरेशन गरुड़ प्रहार। यह ऑपरेशन किसी को बताए बिना किसी घोषणा के शुरू हुआ। बगराम से भारत के 5 C-7 विमान आसमान की ओर उड़ चुके थे। उनके साथ ही भारत की सबसे गुप्त इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट और एक रहस्यमयी उपकरण, त्रिनेत्र। यह कोई साधारण तकनीक नहीं थी, यह भारत की वैज्ञानिक मेधा का चमत्कार था। त्रिनेत्र दुश्मन के सिग्नल को न केवल पकड़ सकता था, बल्कि उसे उलटकर उसी के सिस्टम में भेज सकता था, यानी दुश्मन अपनी ही आंखों से अंधा हो जाता था। और जब अमेरिकी स्पेक्ट्रम ड्रोन पाकिस्तान से उड़कर बगराम की ओर आया, तो त्रिनेत्र ने उसका रास्ता रोक लिया। पलक झपकते ही सिग्नल पलट कर गया और अमेरिकी सैटेलाइट नेटवर्क ब्लैकू हो गया।
पेंटागन में बैठे जनरल्स के चेहरों पर सन्नाटा था। भारत की सबसे गुप्त इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट और उसका रहस्यमयी उपकरण त्रिनेत्र एक ऐसी कहानी है जिसे सुनते ही राष्ट्रीय सुरक्षा के इतिहास की कई तहें सिहर उठती हैं। यह कोई साधारण तकनीकी उपलब्धि नहीं थी, बल्कि दशकों की वैज्ञानिक मेहनत, गहन रीडिंग और चरम गोपनीयता का मिला-जुला परिणाम था। एक ऐसा उपकरण जिसे बनाने वाले वैज्ञानिकों ने रोजमर्रा की इलेक्ट्रॉनिक समझ को अस्वाभाविक तरीके से परिभाषित किया था। त्रिनेत्र का नाम उसकी क्षमता का प्रतीक था, 3 दिशाओं में देखने और 3 स्तरों पर प्रतिक्रिया देने की कला। लेकिन यहां देखना आंखों से नहीं, तरंगों, फेजों और संकेतों के जाल से होता था, और देखने के बाद जो प्रतिक्रिया आती थी वह बस प्रतिक्रिया न होकर संयुक्त रणनीति बन जाती थी, एक तरह का परावर्तन जिसने दुश्मन को उसकी ही चालों में उलझा दिया। यूनिट का ढांचा और उसका परिचालन इतना खुफिया रखा गया था कि कई बार इसके अस्तित्व पर केवल अफवाहें ही उभरती रहीं। रक्षा अनुसंधान प्रयोगशालाओं से निकले कुछ पुराने इंजीनियरों के नाम, कुछ योजनाबद्ध परित्यक्त सुविधाओं के अवशेष और कार्यक्रम के भीतर काम कर चुके लोगों की गुमनामी भरी स्मृतियों पर त्रिनेत्र ने जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम के भीतर हमला करना और उसे पलटकर वापस भेजना संभव बनाया, वह तकनीकी कल्पना को भी चुनौती देता था। सरल शब्दों में कहा जाए तो यह उपकरण किसी सिग्नल का हीरो नहीं, बल्कि उसे आत्मसम्मान के साथ हराकर वापस उसी पर थोप देने वाला कलाकार था, जैसे कोई शतरंज का खिलाड़ी अपने प्रतिद्वंद्वी के मोहरे को उसकी ही चाल में फंसा दे। यह सब शुरू हुआ तब जब देश के कुछ सर्वश्रेष्ठ रेडियो फिजिक्स और सिग्नल प्रोसेसिंग विशेषज्ञों ने मिलकर एक सिद्धांत पर काम करना शुरू किया। यदि किसी संकेत की नकल इतनी सटीक हो कि उसे स्रोत के रूप में मान लिया जाए, और यदि उसमें सूक्ष्म परिवर्तन कर दिए जाएं जो स्रोत के अपने नियंत्रक के जोखिम मॉडल के अनुरूप हों, तो स्रोत स्वयं अपने ही नियंत्रण में विश्वास कर लेगा और अपने आप को असहाय बना लेगा। यह विचार जितना सरल लग सकता है, उतना ही खतरनाक और शक्तिशाली था, क्योंकि तकनीकी रूप से किसी भी संकेत को पकड़कर उलटकर भेजना का मतलब यह नहीं था कि केवल तरंगों को रिफ्लेक्ट कर दिया जाए, बल्कि उनकी पहचान, प्रमाणीकरण, एन्क्रिप्शन और उस सिस्टम के निर्णय तंत्रों को इतनी सूक्ष्मता से समझ लेना था कि प्रतिकृति प्रामाणिक दिखे। वैज्ञानिकों ने इस काम के लिए नए सिग्नल मॉडल, तात्कालिक क्रिप्टोग्राफिक हैक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निर्मित पैटर्न रिजॉल्वर बनाए, पर उन्होंने कभी इन चीजों का वर्णन बाहर नहीं किया, न तो शैक्षिक कागजात में, न सार्वजनिक व्याख्यानों में। त्रिनेत्र को मशीनों की भाषा आती थी, और वह भाषा इतनी परिष्कृत थी कि वह शत्रु के सिस्टम के भाषाई पैटर्न के भीतर घुसकर उससे दोस्ती कर लेता था, और जब दोस्त बन गया तो उसकी आंखें बंद करा देता था। यूनिट का परिचालन वह छाया था जो आम जानकारी के दायरे से बाहर रखा गया। सदस्यों का चयन न केवल तकनीकी क्षमता पर आधारित था, बल्कि मानसिक अनुशासन, सहस्राब्धता और गोपनीयता की क्षमता पर भी था। वे लोग जिन्हें सरकार ने चुना किसी सामान्य जीवन का हिस्सा नहीं रहे। वे रातों में आते जाते प्रयोगशालाओं के अंदर गुप्त सर्किटों और अनाम सर्वरों के बीच में अपने काम को केवल संकेतों और परिणामों के रूप में सोचते। त्रिनेत्र का हार्डवेयर भी अद्वितीय था, साधारण एंटेना नहीं, बल्कि बहुआयामी सिग्नल फैब्रिक्स, जिनमें तरंगों को पकड़ने और पलटने की क्षमता रैखिक सीमाओं से बाहर थी। सॉफ्टवेयर ने उन तरंगों को पढ़ा, उनका अर्थ निकाला और फिर एक ऐसा प्रत्युत्तर तैयार किया जो स्रोत के अपने लॉजिक और सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुरूप दिखता था। इस प्रत्युत्तर की सबसे खतरनाक विशेषता यही थी कि वह शत्रु को यह भ्रम दे देता था कि सब कुछ सामान्य है, जबकि वास्तव में उसे उसकी ही सच्चाई के खिलाफ मोड़ दिया गया था, मानो कोई किसी को आईने में उसकी ही परछाई से खफा कर दे। और फिर आया वह रात या दिन। यह विवरण भी यूनिट के अभिलेखों में छिपा हुआ है, जब पाकिस्तान से उड़कर एक अमेरिकी स्पेक्ट्रम ड्रोन ने बगराम की ओर रास्ता पकड़ लिया। यह ड्रोन साधारण सूचना संग्रह का साधन नहीं था, बल्कि उच्च क्षमता वाला स्पेक्ट्रम इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म था, जिसे सामरिक निगरानी, सिग्नल सेंसिंग और जटिल रेडियो व्यापार विश्लेषण के लिए तैनात किया गया था। उसकी उपस्थिति ने उन परतों को हिला दिया जिन पर पूरी क्षेत्रीय संतुलन दरका कर खड़ा था। जब रिपोर्टें यूनिट तक पहुंची तो त्रिनेत्र को सक्रिय करने का निर्णय तुरंत लिया गया नहीं, किसी राष्ट्रीय नाराजगी से, बल्कि उस ठंडे और गणनात्मक तर्क से कि एक अनचाही जांच कब एक रणनीतिक असंतुलन का कारण बन सकती है। आदेश आया, चुपचाप
और बिना किसी सार्वजनिक घोषणा के त्रिनेत्र को हवा में उठी हुई दूरदर्शी तरंगों के भीतर घुसना था और उसने वही किया जो उसका नाम दर्शाता था। 3 स्तरों पर काम करके उस ड्रोन अनुभूति तंत्र को भ्रमित कर दिया। पहले चरण में त्रिनेत्र ने ड्रोन के आसपास के स्पेक्ट्रम को सूर्य की तरह चमकाया, न खेल के लिए न दिखावे के लिए, बल्कि संकेतों की एक ऐसी परत उत्पन्न करके जो वास्तविक और नकली का मिश्रण थी। दूसरे चरण में उसने उन संकेतों में छोटे छोटे अनियमितता जोड़ दी, उतनी कि ड्रोन का अपना एआई आधारित फिल्टर उन्हें पकड़ ले पर उनकी व्याख्या अलग कर दे। और तीसरे चरण में त्रिनेत्र ने वही संकेत वापस भेजे, नकारात्मक प्रतिवर्तना नहीं बल्कि खुद से काटना जैसा। परिणाम यह हुआ कि ड्रोन ने अपने ही सेंसर्स को संदेह के घेरे में डाल लिया और अपने नेविगेशन और इंटेलिजेंस मॉड्यूल्स को वह जानकारी दी जो स्वयं उसकी ही मुद्रा के खिलाफ काम करने लगी। ड्रोन ने अपनी मंशा गुम कर दी, कोई कॉल बाहर से नहीं आया जिसे वह पहचानता, और उन संकेतों ने उसे इसकी अपनी ही नजरों से अचेत कर दिया, मानो किसी ने उसके ऑप्टिक्स में ऐसा परावर्तन कर दिया हो कि वह सामने का रास्ता देखकर भी आगे नहीं बढ़ सका। हुआ यह कि ड्रोन ने अपना आगे का मार्ग रोक लिया, न केवल तकनीकी विफलता के कारण बल्कि वास्तविकता और विश्वास के बीच पैदा हुए उस भ्रामक अंतर को समझ न पाने के कारण। त्रिनेत्र ने ऐसा व्यवधान पैदा कर दिया कि ड्रोन के कमांड लूप्स आत्मरक्षा के मोड में आ गए और उसने अप्रत्याशित रूप से अपनी मिशन शिकस्त कुंजी को निष्क्रिय कर लिया, और सब यह कुछ ही मिनटों में हुआ। परिणाम स्वरूप ड्रोन को अपने मार्ग में रुक जाना पड़ा और वह या तो वापस लौटा या फिर निष्क्रियता की स्थिति में रहा, पर उसकी किसी भी खबर ने आगे तक नहीं पहुंचने दी। यूनिट ने इस सफलता को रिपोर्टों और जमीनी सबूतों के साथ उच्च स्तर पर संक्षेप में प्रस्तुत किया। उड़ते विमानों पर तिरंगा झिलमिला रहा था, बच्चों की हंसी हवा में गूंज रही थी और डॉक्टरों की मुस्कान नई उम्मीदें बिखेर रही थीं। और इस तरह बगराम की वो रात जिसने कभी दुनिया को हिला दिया था, अब एक ऐसी सुबह में बदल गई जिसने दुनिया को जोड़ दिया। वो रात जब भारत ने अदृश्य दुश्मनों को हराया, वो सुबह जब भारत ने अदृश्य उम्मीदों को जन्म दिया। भारत ने साबित कर दिया, कोई भी ताकत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, भारत को पराजित नहीं कर सकती, क्योंकि भारत तलवार से नहीं विचार से जीतता है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।